राधे राधे जी। राधे श्याम, कैसे हैं आप लोग? राधे श्याम, रिया जी, हिमानी जी, राधे श्याम। आज का विषय त्रिवेदी जी, विशाल जी, शिवानी जी, राधे श्याम। आज का विषय क्या था? एक तो शापोद्धार त्रिवेदी जी ने आप कहा था, शापोध्याय। उसमें तो जो है राहु केतु से संबंधित जो श्राप लगता है, ऐसे कौन से ग्रह क्या स्थिति, जैसे मंगल ज्यादा पीड़ित रहेंगे राहु केतु से, तो भ्राता से संबंधित, भाई से संबंधित ये है का। हाँ, मंगल मंगल दोष का आज का विषय मांगलिक योग, बिल्कुल सही बात। नहीं, उस अध्याय के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं जिस अध्याय के बारे में आपने कल कहा था ना, उसमें मैं सोचा था काल सर्प दोष के बारे में होगा, लेकिन काल सर्प दोष के बारे में नहीं था उसमें। मैं आपको बताता हूँ क्या था, त्रिवेदी जी ने क्या कहा था, सभी लोग सुनेंगे। बृहद पराशर होरा शास्त्र का यह अध्याय है, लगभग 86 अध्याय है। और टीकाकार जो भी हो, हमारे तो सुरेश चंद्र मिश्र जी का मेरे पास है, और त्रिवेदी जी ने फोटो भेजा था, उनका कोई और टीकाकार है उनके पुस्तक का जो आप अध्ययन करते हैं। 66। हाँ जी, 86 अध्याय, साप फलाध्याय, सापोध्याय। वही तो, उसका नहीं उल्लेख है। बस ये है कि उसमें क्या है, इन्होंने बताया है कि संतान, क्योंकि मैत्रेय जी को पराशर जी सुना रहे हैं, मैत्रेय जी प्रश्न पूछते हैं पराशर जी से, और पराशर जी सारा समाधान बताया करते हैं। तो इसमें बता रहे हैं इस अध्याय में, सापोध्याय में, कि जो संतान, विशेष करके इन्होंने संतान पे ही इस अध्याय में चर्चा किया है कि संतान क्यों नहीं होता है, किसके कारण संतान बाधा में किसका हाथ है, भाई के शाप के कारण, माता के, पिता के, आदि आदि के, किसके शाप के कारण, श्राप के कारण संतान में रुकावटें आती हैं। फिर इन्होंने बाद में उपाय भी बताए हैं संतान विलंब के लिए, संतान के लिए, कि हरिवंश महापुराण का पाठ करें अथवा कराएं, और साथ में चंद्रायण व्रत होता है, वो करें अथवा कराएं, नहीं कराएं नहीं, केवल करें, चंद्रायण व्रत करना है। और एक दो उपाय और उन्होंने बताए हैं, मैं बता रहा हूं आपको, एक सेकेंड। उपाय, हाँ, पीपल वृक्ष का, इन्होंने पीपल वृक्ष का पूजन करने के लिए बताया है, और साथ ही साथ 10 गायों का दान करने के लिए बताया। ये सब उपाय करने से, इनमें से कोई भी एक उपाय करने से संतान संबंधित जो बाधा है वह निवृत्ति हो जाती है। पराशर हो रहा शास्त्र, शिवानी जी, सबके पास होगा, जितने हैं ज्योतिषी सबके पास होगा। बृहत पाराशर हो रहा शास्त्र, क्यों शिल्पी जी है आपके पास, गणेश जी किनके किनके पास है? हम जो यूज कर रहे हैं वो है सुरेश चंद्र मिश्र जी का, हमको इनका सरल लगता है थोड़ा सा। वैसे सीताराम झा जी का कई पुस्तक मुझे अच्छा लगता है, लेकिन पराशर जो है, होरा शास्त्र जो है, सुरेश चंद्र मिश्र जी का ही बढ़िया लगता है। देखिए, ये 2 खंड में आता है, ये द्वितीय खंड है। दो खंड में है, जैसे उत्तर कालामृत पूर्व कालामृत आता है ना, वैसे ये भी है। अच्छी पुस्तक है, अध्ययन करना चाहिए, और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आप लोगों को। नहीं है, सही कह रहे हैं त्रिवेदी जी, बिल्कुल बिल्कुल परेशानी होती है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र, पुस्तक का नाम है बृहत पराशर होरा शास्त्र, उमेश जी के पास है। और किनके पास नहीं है, ले लीजिए। अच्छा पुस्तक, मतलब अच्छा क्या, ज्योतिष के लिए अभी प्रमुख पुस्तक यही माना जाता है। यदि कोई अगर सिद्धांतवादी कोई बात अगर किया जाता है हमारे उत्तर भारत में, तो इसी के अनुसार से बृहद पाराशर होरा शास्त्र,
हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, ज्योतिष का स्तंभ जो है इसे माना गया। तो आज का विषय विशेष करके, अच्छा आप सब लोगों को पता चल गया है ना, काल सर्प दोष के बारे में पूर्णतः पता चल गया कि कैसे काल सर्प दोष होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है उसका। एक सेकंड म्यूट करना भैया। कहा थे तो काल सर्प दोष, तो काल सर्प दोष के बारे में तो सब कुछ आप लोगों को पता चल चुका है। कई कमेंट आए होंगे, आपसे कट गया था ना मैं, तो मैं देख नहीं पाऊंगा कमेंट क्या क्या है, दिखाओ विशेष में। मेरा एक प्रश्न है ग्रुप में डाले हैं आपने काल सर्प दोष के लिए, क्या डाला है आपने, देखता है ग्रुप देख लेता हूँ। तो काल सर्प दोष का जो विषय है वो पूर्णतः हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। प्रश्न आपका एक बार मुझे टैग करके बताइए कौन सा प्रश्न है, शिवानी जी। अच्छा आपने ये डाला, ये तो नहीं है, अच्छा ये है। यह देखें कि काल सर्प योग किस भाव से किस भाव तक है एवं ग्रह का भाव क्या है, उस भाव में ग्रह की क्या स्थिति बन रही है, ग्रहों की युति का क्या प्रभाव पड़ रहा है। यदि राहु के साथ किसी अन्य ग्रह की युति है तो यह भी देखना है कि युति वाले ग्रह का बल राहु से कम है या अधिक। ऐसी स्थिति है तो राहु न केवल प्रभाव कम होगा अपितु काल सर्प, तो मैं कल ही बताया था, साथ में बैठा है तो काल सर्प दोष नहीं माना जाएगा। अब ये कह रहे हैं, कई लोग ऐसा देखते हैं कि अंश किसका है, जैसे मान लीजिए राहु केतु के साथ कोई ग्रह बैठ गया। चलिए शुरू समझते हैं, बिल्कुल प्रारंभ से समझते हैं या ये क्या कह रहे हैं। पहले इनका मैं पूरा पढ़ लूं, उसके बाद मैं बात करता हूं ब्लैक बोर्ड पे। भंग हो सकता है, यह स्थिति किसी ग्रह के राहु केतु की पकड़ से बाहर निकलने पर हो सकता है। अतः काल सर्प का निर्धारण सतह स्तर के विश्लेषण पर करना जातक के लिए अत्यंत ही दुखदाई हो सकता है। चलिए इनका कहने का मतलब ये है कि यदि राहु केतु के साथ यदि कोई राहु केतु है ना, सारे ग्रह इधर हो अथवा इधर हो तो क्या होगा, काल सर्प दोष। एक बार बता दीजिए, यदि यहां सारे ग्रह हो तो कौन सा काल सर्प दोष होगा, राहु मुखी की केतु मुखी? बता दीजिए एक बार सभी लोग, यहां यदि सारे ग्रह होंगे तो कौन सा काल सर्प दोष होगा, राहु मुखी या केतु मुखी? युति के बारे में बात कर रहा हूं मैं, चर्चा कर रहा हूं शिवानी जी। बलराम जी राधे श्याम, राहु मुखी, क्योंकि राहु से पीछे सारे ग्रह आए इसलिए यहां राहु मुखी होंगे, और यदि यहां पर सारे ग्रह आ जाते हैं तो केतु मुखी। केतु मुखी काल सर्प दोष विशेष प्रभावशाली अर्थात दुष्प्रभावी नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात चर्चा आई, कल तो हमने बिल्कुल नकार दिया था कि यदि राहु के साथ, जैसे सारे ग्रह यहां हैं, मंगल मान लीजिए यहां राहु के साथ बैठ गए, सारे ग्रह तो एक तरफ है लेकिन मंगल राहु के साथ बैठा है, दूसरी तरफ कोई भी ग्रह नहीं है, मात्र मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है और बाकी बच्चे जितने भी ग्रह हैं वो सब के सब एक तरफ है। यहां तक बात आ रही समझ में? अर्थात राहु और केतु के साथ कोई ग्रह हो और सारे ग्रह एक तरफ हो तो मैंने कह दिया था कि बिल्कुल काल सर्प दोष नहीं माना जाएगा, उसको आप काल सर्प दोष बोलिए ही मत। तो यहां पर जो इन्होंने भेजा है, जिस भी पुस्तक का कटिंग हो, उनका कहने का यह है कि यदि इनके साथ बैठा हुआ है तो एक स्थिति में काल सर्प दोष माना जा सकता है। कौन सी स्थिति में? जब राहु जो है वह कम अंश का हो, राहु क्या हो, अधिक अंश का हो। राहु मान लीजिए 20 अंश का है
ठीक है। यहाँ 8 नंबर राशि है, 9 10 11 12 1 2 3 4 6 7, सिंह लग्न की कुंडली बन गई। ठीक है, तो राहु कितने अंश का है? 20 अंश का है, और मंगल यहाँ पर हो 20 अंश से कम, अर्थात 15 हो या 10 हो, चाहे जो हो, 20 अंश से कम हो, 10 हो 5 हो, तो क्या है कि मंगल पीछे ही है। राहु तो 20 अंश के हैं, लेकिन मंगल क्या है? पीछे है। तो इसे आप काल सर्प दोष बोल सकते हैं। बात आई समझ में? यदि राहु केतु के साथ यदि कोई ग्रह बैठा हो और उस ग्रह का अंश राहु अथवा केतु जिसके साथ भी बैठे हो उनके अंश से कम है उस ग्रह का, तो काल सर्प दोष माना जा सकता है। यदि इनसे अधिक है, राहु से अंश अधिक होता मंगल का, तो बिल्कुल भी काल सर्प दोष नहीं माना जाता। बात आगे समझ में? युति संबंध इसी के आधार पर ये बता रहे हैं। यदि राहु को क्रॉस कर गया, राहु जितना अंश है उससे क्रॉस कर गया इसके साथ वाला ग्रह, तो इसको हमने कल सामान्य रूप से ये बता दिए थे कि राहु केतु के साथ यदि कोई ग्रह बैठ जाए तो काल सर्प दोष नहीं माना जाएगा। ठीक है, यही बताए थे। चलिए, क्लियर हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे मांगलिक योग, मांगलिक दोष कह लीजिए, मांगलिक योग कह लीजिए, या मांगलिक के बारे में चर्चा करेंगे आज। अब देखिए मांगलिक क्या है, मैं बताऊं आपको पुस्तक, एक सेकंड बस, थोड़ा समय दीजिए, बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ आपके साथ आता हूं मैं, क्योंकि इसमें बहुत बवाल है मांगलिक में। हमारे गुरुजी जो ने हमें अध्ययन कराया है उसके आधार पर मैं बताऊंगा। संक्रांति गोचर, सत्तासी, बिल्कुल मांगलिक अच्छा भी है खराब भी है, सारी चर्चा भी कर रहे हैं हम आप सभी लोग। देखिए मांगलिक में क्या होता है, चलिए पहले हम चर्चा करते हैं फिर बात करेंगे, इसको हम बताएंगे बाद में। मांगलिक में क्या होता है दीपक जी? बिल्कुल मिलेगा। मांगलिक क्या है कि कई बार, जैसे सामान्य रूप से हम लोग यह जानते हैं कि यदि एक जातक मांगलिक है तो उसका विवाह अन्य दूसरे मांगलिक जातक से ही करना चाहिए, ये सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं। बताइए, हाँ क्लियर है यहाँ तक कि एक जातक मांगलिक है तो उसका विवाह मांगलिक से ही करना चाहिए, यही प्रथा प्रचलित है ना? सब लोग इस प्रथा को जानते हैं कि यदि हम मांगलिक हैं तो हमको मंगला लड़का चाहिए, या लड़की मांगलिक है या लड़का मांगलिक है तो लड़की मांगलिक चाहिए। परंतु स्थिति परिस्थिति के अनुसार से आज के अध्ययन के बाद आप लोग बिना मांगलिक का मांगलिक से विवाह कर सकते हैं, और मांगलिक का बिना मांगलिक से कर सकते हैं, और मांगलिक मांगलिक का कर सकते हैं। दोनों किया जा सकता है यदि कुंडली में स्थिति परिस्थिति बने तो। वैसे परिहार कई जगह दिया हुआ है, न मंगली मंगल योग राहु, राहु के साथ मंगल बैठा हो तो मंगल दोष खत्म हो जाता है, शनि बैठे हो तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हैं। इस राशि में बैठे हो, उच्च के हो, स्वगृही हो, नीच के मंगल हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। ये सब चर्चाएं सुने हैं ना आप लोग? मंगल दोष समाप्ति का चर्चा कौन कौन सुने हैं कि मंगल के साथ शनि हो, राहु हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं और बात सही है, परंतु उसको घटित करना गड़बड़ है। जो चर्चाएं चलती है वो घटित करना गड़बड़ है। त्रिवेदी जी, तो मंगल दोष किस प्रकार से शांति आप लोग करते हैं और चाहते हैं, मतलब करवाते हैं? त्रिवेदी जी तो काफी अनुभवी आदमी है, थोड़ा अपना अनुभव बताएं फिर मैं चर्चा करूं। या कोई भी हो, जो भी अनुभवी हो, मंगल दोष के बारे में जानते हो वो बता सकते हैं, जो भी। शिवानी जी, आप, जितेंद्र जी,
हाँ उमेश जी अच्छा लिखते हैं, बिल्कुल उसी को देख करेंगे हम लोग। अच्छा फेरे करवाते हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे आज। उसका जो है ना उपाय के बारे में भी, किसका कौन सा बिल्कुल यही करना चाहिए दूसरा नहीं करना चाहिए, वो भी चर्चा करेंगे। घट विवाह, अस्वस्थ विवाह, ई का विवाह होता है वो अस्वस्थ। हाँ देखिए दीपक शुक्ला जी बड़ा अच्छा बता। हम ये नहीं कर रहे हैं इसका, चलिए उपाय के लिए कोई बात नहीं, बहुत सारी चर्चा है, लेकिन कुंडली में कैसे देखें कि यह व्यक्ति मांगलिक है परंतु मंगल दोष समाप्त हो रहा है या मंगल दोष कम हो रहा है। इस जातक का, ये मांगलिक भले है परंतु इस जातक का विवाह अन्य किसी अनमांगलिक, जो जातक मांगलिक नहीं है उससे भी कर सकते हैं। यह देखना जानते हैं आप लोग। एनर्जी देते हैं शिवानी जी, कई बार नहीं भी देते हैं, कभी ज्यादा दे देते हैं, ये गड़बड़ है। एनर्जी देते हैं लेकिन कई बार ज्यादा तो ये गड़बड़ हो जाता है। त्रिवेदी जी का नहीं आया मैसेज। हाँ बिल्कुल, एक ये भी है, 30 मत कहिए, 27 ही बोलिए। 27 वर्ष की अवस्था के बाद मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है। बिल्कुल उसी भाव में शनि और राहु। इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझेंगे आज हम लोग। चलिए अब समझिए क्या है। देखिए मंगल पहले कैसे होता है, बिल्कुल प्रारंभ से चलते हैं कि मांगलिक दोष बनता कैसे है। तो सभी लोगों को पता है कि 1 4 7 8 12 भाव में से किसी भी भाव में मंगल स्थित हो तो उस कुंडली में मांगलिक दोष कहते हैं, मांगलिक दोष होता है। लग्न कुंडली में हो तो लग्न मांगलिक कहलाएगा, और लग्न के साथ साथ चंद्र कुंडली में भी यदि इन्हीं भावों में मंगल स्थित होते हैं तो जातक पूर्ण मांगलिक हो जाता है। इन्हीं भावों में 1 4 7 8 12 भावों में, ध्यान समझेंगे। लग्न कुंडली के 1 4 7 8 12 भाव में से किसी भी भाव में यदि मंगल स्थित है, अकेले दुकेले चकेले पचकेले कैसे भी स्थित हो तो लग्न मांगलिक कहलाएगा। और चंद्र कुंडली के 1 4 7 8 12 भाव में से किसी भी भाव में मंगल बैठे हो तो चंद्र मांगलिक अर्थात आंशिक मांगलिक कहलाएगा। यदि दोनों कुंडली मांगलिक है, लग्न कुंडली के भी 1 4 7 8 12 भाव में से किसी भाव मंगल है और चंद्र कुंडली के भी 1 4 7 8 12 भाव में से किसी भाव मंगल है, अर्थात दोनों कुंडली से यदि मंगल है तो जातक पूर्ण मांगलिक होता है। ठीक है। यदि केवल लग्न मांगलिक होते हैं तो 70% इसका प्रभाव देखने को मिलता है मांगलिक दोष का, और केवल चंद्र कुंडली होते हैं तो 30% अर्थात 30% इसका दुष्प्रभाव या प्रभाव देखने को मिलता है। दोनों कुंडली के अनुसार अगर मांगलिक है तो 100% मंगल योग है। अब चर्चा करते हैं हम लोग कि मंगल दोष समाप्त कैसे होता है। देखिए कई जगह पंचांग आदि में, निर्णय सागर आदि पंचांग में और पुस्तकों में भी लिखा है कि न मंगल मंगल योग राहो, ठीक है, आदि आदि, कि मंगल मांगलिक दोष जो है तब नहीं लगता है यदि मंगल के साथ राहु स्थित हो अथवा शनि स्थित हो। ध्यान रखेंगे, जैसे किसी भी जातक के, जैसे शिवानी जी मांगलिक है ना शिवानी जी? आप मांगलिक नहीं है? कौन कौन मांगलिक है? कोई ऐसे और जो मांगलिक हो उनका कुंडली बताइए तो उसमें प्रैक्टिकल बड़ा अच्छा समझ में आएगा। कोई है? मैं भी मांगलिक नहीं हूं। 7 8 आंशिक मांगलिक हूं चंद्र कुंडली से थोड़ा। बताइए फटाफट जिनकी कुंडली जो मांगलिक है अपनी कुंडली बता दो। बस अब लग्न बताइए और मंगल किस भाव में है, शनि राहु किस भाव में है, ये बता दीजिए। लग्न कुंडली से मांगलिक है रिया जी, चंद्र मांगलिक, एक नहीं दोनों कुंडली से मांगलिक जो है वो बताइए अपनी। एक से तो मैं भी चंद्र मांगलिक हूं। विकी जी कह रहे मेरा मकर लग्न की कुंडली है। चलिए मकर लग्न बना लेते हैं। 10 11 12 1 2 3 4 5 6। विकी जी आगे बताइए। संदीप पांडे जी आपका भी लेंगे।
अष्टम में मंगल है, चलिए अष्टम भाव मंगल को स्थित करते हैं। और शनि राहु कहाँ है, गुरु कहाँ है, इन चारों को बता दीजिए। हिमानी जी के भी अष्टम में मंगल है। किसके साथ है, चंद्र के साथ, तुला लग्न, मंगल है चंद्रमा के साथ, तुला लग्न, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 5 6। लग्न में गुरु चंद्रमा, गुरु और चंद्रमा लग्न में, तो आप पूर्ण मांगलिक आप भी हो और आपका भी पूर्ण मांगलिक है, हिमानी जी का भी, ये विक्की जी का और हिमानी जी का। पंचम में सूर्य शुक्र, नवम में राहु, राहु केतु सूर्य और शुक्र। चलिए सूर्य शुक्र की आवश्यकता नहीं है, शनि को बताइए, शनि विक्की जी। शनि तृतीय भाव में, अच्छा शनि है तृतीय भाव। अब आप में तो ऐसा कोई योग ही नहीं बन रहा है, किसी प्रकार का कोई मंगल को समाप्त करने का कोई योग नहीं है। देखिए मंगल समाप्त कैसे होता है, जो प्रचलन में है उसके अनुसार से, यदि इन्हीं भावों में, ध्यान रखेंगे, अर्थात इन्हीं भावों में, इसको लिखना नहीं है, ये समझना है जो प्रचलित है, जिसपे आप लोग मात खाएंगे और जिसपे बात चर्चा चलती रहती है कि इन्हीं भाव में 1 4 7 8 12 भाव में से किसी भी भाव में से, इसी में यदि शनि हो अथवा राहु हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी यदि इन्हीं भावों में कहीं भी यदि शनि अथवा राहु होंगे तो मंगल दोष समाप्त हो जाएगा, ऐसा प्रचलन में है। गुरु केंद्र, हाँ अब ये बात आई त्रिवेदी जी, परिहार रियल में कैसे होगा, ये तो बात जो चर्चा चलती है आजकल। देखिए बिल्कुल आराम समझेंगे तो सभी लोग तभी समझ में आएगा। अभी जो मैं बता रहा हूं ये प्रचलित बात है और लिखी हुई भी बात है, परंतु जो घटित होता है, जो रियल है, हम जो सुने हुए हैं, और आप भी अगर लगभग विद्वानों को सुनेंगे, कभी सम्मेलन में जाएंगे और विद्वानों को सुनेंगे तो लगभग यही निष्कर्ष आएगा कि ऐसे मांगलिक दोष नहीं करता है। कैसे, यदि हमारी कुंडली, जैसे ये विकी जी कुंडली है, यदि हम विकी जी की ही कुंडली से मंगल दोष समाप्त करना चाहे तो एक ही शर्त पे समाप्त होगा, या प्रभाव मंगल दोष का समाप्त कम होगा। कब, जब गुरु की दृष्टि मंगल पे पड़ जाए या मंगल के साथ गुरु हो जाए। ध्यान दीजिएगा, हमारी कुंडली में, हमारी ही कुंडली में कैसे परिहार होगा मंगल का, मांगलिक दोष का, एक ही स्थिति है कि यदि मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए अथवा मंगल के साथ गुरु बैठ जाए तो ही। यदि इन दोनों में से कोई बात नहीं हो रहा है तो हमारी कुंडली में, हमारी ही कुंडली से परिहार मंगल दोष का नहीं होगा। आई बात समझ में। जैसे इनके कुंडली में भी यदि मंगल को, अष्टम भाव मंगल बैठे हैं, इसको गुरु देख ले या इस पे गुरु यहां बैठ जाए तो मंगल दोष समाप्त हो सकता है, अर्थात उसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मंगल यदि उच्च के हो जाए या नीच के हो जाए तो भी प्रभाव कम होता है। उच्च, स्वग्रही, नीच, इन तीनों स्थिति में मंगल, कई लोग कहते हैं कि अस्त होने पर भी मंगल दोष का प्रभाव कम होता है, परंतु अस्त होना ग्रहों को कहीं ना कहीं खराब होना दर्शाता है। बलहीन होना तो दिखाता है लेकिन खराब होना विशेष दिखाता है, इसलिए अस्त को नहीं मान करके, उतना नहीं मानते हैं। अब मानना चाहे तो आप मान भी सकते हैं। कौन कौन सी स्थिति में मंगल दोष का प्रभाव कम हो सकता है। पहला, यदि मंगल पर गुरु की दृष्टि हो अथवा साथ हो तो हो जाएगा, एक पहला। दूसरा मामला, यदि मंगल
स्वगृही उच्च या नीच के हों, स्वगृही उच्च या नीच के यदि मंगल होंगे तो भी, क्लियर आवाज नहीं आ रही क्यों? देखिए बुध जो है ना वह निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह नहीं है त्रिवेदी जी, वह यदि शुभ ग्रह के प्रभाव में है तो शुभ फल देगा और पाप ग्रह के प्रभाव है तो पापी ग्रह कहलाएगा। तो बुध कभी शुभ हो सकता है कभी अशुभ हो सकता है, इसलिए बुध को इसमें सम्मिलित नहीं किए। शुक्र को इसलिए नहीं किए, शुक्र और मंगल का जो संबंध है वह चरित्र के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हमने शुक्र को भी इसमें सम्मिलित नहीं किया। मात्र एक गुरु है जिनका प्रभाव हमेशा शुभ होता है, दृष्टि और किसी के साथ होते हैं तो। अच्छा अभी आवाज नहीं आ रही है? राधे श्याम, राहु की दृष्टि हो तो क्या और भी प्रभाव? आवाज साफ आ गई? अच्छा बीच बीच में कट रही थी, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? चलिए जी, तो उसी कुंडली में कैसे परिहार होगा? जब मंगल गुरु से प्रभावित हो तो दूसरा मंगल स्वगृही हो, उच्च के हो या नीच के हो, तो भी मंगल दोष का जो प्रभाव कम होगा, समाप्त नहीं होगा, ध्यान रखेंगे मंगल दोष का प्रभाव कम होगा। अच्छा मंगल दोष जो होता है ना व्यक्ति को क्रोधी और तेजस्वी बनाता है, वह व्यक्ति किसी के सामने झुकना सीखा ही नहीं हुआ होता है। यह सबसे बड़ा कारण है कि वह उसका दाम्पत्य जीवन गड़बड़ होता है। और मुहूर्त चिंतामणि में विवाह प्रकरण जब अध्ययन करेंगे आप लोग, मुहूर्त चिंतामणि किनके इनके पास है? मुहूर्त चिंतामणि त्रिवेदी जी के पास है। पुस्तक बिल्कुल भंडार बनाइए अपने यहाँ, पुस्तक का भंडार खोल लीजिए, पुस्तक बहुत जरूरी है। मैं जो जो पुस्तक बोलता हूं वो सब हमेशा नोट कर लिया करिए। जैसे बोला बृहद पराशर होरासात, नोट कर लीजिए। अच्छे ज्योतिषी बनना या कोई भी कर्मकांडी या फिर भागवताचार्य पौराणाचार्य बनना तो अधिक से अधिक पुस्तकों का संग्रहण करिए। पढ़ेंगे आप हमेशा, सारी पुस्तक आप नहीं पढ़ पाओगे, जितना पुस्तक आपके पास होगा सारा पुस्तक जब जरूरत पड़ता है तब उस प्रकरण को पढ़ा जाता है। जैसे अभी जरूरत है विवाह प्रकरण का या मांगलिक का, तो जो जो पुस्तक आपके पास है उसमें 1 घंटा दे करके सब में से निकाल लीजिए वो प्रकरण, उतना ही पढ़ना है बस, ज्यादा पढ़ना ही नहीं। यदि बैठ गए सारा पुस्तक पढ़ने के लिए तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ ये बहुत इधर से हमारी त्रुटि हुई है, बिल्कुल बात सही है। कई लोगों का पुस्तक, कई लोगों ने बोला था पुस्तक के लिए, क्या बताएं मानी जी। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कल कंफर्म, थोड़ा मुझे सुबह आप 8-9 बजे मैसेज करके याद दिला दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? 9 बजे के आसपास लगभग। तो मुहूर्त चिंतामणि पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें दी है। सप्तम भाव मंगल हो तो जातक वैधव्य योग बनता है, मंगल दृष्टि दे रहे हो तो वैधव्य योग बनता है, बहुत सारी चर्चा है। लेकिन यदि मंगल स्वगृही या उच्च के होते हैं तो कहीं न कहीं उनका दुष्प्रभाव कम होता है। ये तो बात हो गई उन्हीं के कुंडली में मांगलिक दोष कम प्रभाव करने के लिए, पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ। दूसरी बात यह भी है कि 27 वर्ष की अवस्था के बाद भी मंगल का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। वैधव्य योग देता है मंगल, मांगलिक योग जो है उसका यदि हम प्राचीन नाम ढूंढे इधर उधर तारतम्य करके तो इसका नाम वैधव्य आएगा। वैधव्य मतलब क्या है? प्रथम विवाह की हानि होती है। मांगलिक दोष का मतलब क्या? प्रथम विवाह की हानि होती है।
तो जब किसी भी व्यक्ति का, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जब 27 वर्ष की अवस्था अधिक हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसलिए मानने लग गए लोग कि उसकी अवस्था जो है ना विवाह से बहुत आगे बढ़ गई है। तो 8 प्रकार का विवाह होता है, तो हो सकता है उसमें से किसी न किसी प्रकार विवाह हो गया हो, तो जिससे पहले विवाह हुआ हो उसकी हानि होगी। अगर मांगलिक है, अगला व्यक्ति मांगलिक नहीं होगा तो इसीलिए कहते हैं 27-28 वर्ष के बाद मांगलिक दोष का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह पूर्णतः एक विवाह में नहीं रहती है या रहता है। मंगल दृष्टि से धन लाभ, लग्न और सप्तम आयु को प्रभावित कर रहा है, जो आज के परिवेश में महत्वपूर्ण है। ऐसा है क्या? मैं समझा नहीं क्या कहना चाहते हैं त्रिवेदी जी। मंगल दृष्टि से धन लाभ, लग्न और सप्तम, 27 वर्ष के बाद विवाह करें तो क्या वैधव्य योग नहीं आएगा? हाँ कह सकते हैं, नहीं भी आएगा। इसका अगर शाब्दिक सही से बताएं, इसको किस कॉन्सेप्ट से बोला जाता है कि 27 वर्ष तक की अवस्था में ना कोई आजकल लड़का शुद्ध रह रहा है ना लड़कियां, इसलिए उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है। पहला विवाह अशुभ होता है, इसलिए गणेश जी, इसलिए 27 वर्ष की अवस्था के बाद नहीं लगता है। और ठेठ भाषा में बोले, हम घुमा फिरा बोल रहे थे, अब मान नहीं रहे थे आप लोग, तब तक ठीक। तो ऐसा ही 2-4 विवाह कर चुके और क्या। तो मंगल की दशा से मतलब नहीं है, मांगलिक योग है तो है, मंगल जरूर थोड़े मंगल का दशा आएगा विवाह के समय ही, मान लीजिए। मंगल की दशा से मतलब नहीं है, मांगलिक योग है तो आपके कुंडली में मांगलिक दोष है। अब आपका विवाह मांगलिक व्यक्ति से हो अथवा नहीं भी हो सकता है। जब कुंडली मिलान किया जाता है उसमें बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां देखी जाती है, यह व्यक्ति कैसा है, वह व्यक्ति कैसे है, दोनों का आपस में मन मिलाप कैसा है। मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाएगा, मंगल का दशा वशा से मतलब नहीं है इसको, ये तो योग है, विवाह के लिए विशेष देखा जाता है बस। और 27 वर्ष की अवस्था के बाद इसका जो दुष्प्रभाव है, मंगल दोष का दुष्प्रभाव यह है, जातक क्रोधी होता है, विशेष करके दाम्पत्य जीवन खराब होता है। यदि मंगल से ही विवाह, मांगलिक से विवाह करते हैं तो ठीक होता है, ऐसा कहा जाता है। तो मांगलिक विवाह, मांगलिक एक व्यक्ति है, दूसरा जातक मांगलिक नहीं है, तो 27 वर्ष की अवस्था के बाद उस मांगलिक जातक या जातिका का विवाह किसी मांगलिक से भी कर सकते हैं, किसी अनमांगलिक से भी कर सकते हैं। और यदि दोनों एक ही हो, मांगलिक हो तो भी ठीक है, अलग अलग हो, एक मांगलिक हो एक मांगलिक ना हो तो भी ठीक है। कब? 27 वर्ष की अवस्था के बाद। अथवा यदि गुरु मंगल को देख रहे हैं तो, अथवा मंगल स्वगृही हो, उच्च के हो या नीच के हो तो। मंगल, अब इसका नाम ही मांगलिक वैधव्य है, जैसे शनि से भी बनता है वैधव्य दोष, राहु से भी बनता है वैधव्य दोष। लेकिन मंगल को यदि पापों में बोला गया, सबसे अधिक पापी ग्रह बोला गया है। यदि सबसे अधिक पापी ग्रह है तो कई जगह इसका ये चर्चा आया है कि मंगल सबसे अधिक पापी ग्रह है और इस दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे तीक्ष्ण ग्रह है, इसलिए इसको मांगलिक को विशेष चर्चा में आ गया। वैसे वैधव्य योग तो बहुत सारी स्थिति परिस्थितियां से बनती है, लेकिन उसका कोई विशेष वो नहीं है, लोग देखते नहीं, मांगलिक विशेष देखते हैं। अब मैं खोलता हूं माइक। यदि चंद्र केंद्र में हो तो परिहार होता है क्या? ऐसे नहीं देख सकते हैं, चंद्रमा केवल केंद्र में हो तो परिहार हो जाए, ऐसा नहीं कह सकते। अब समझिए, देखिए अब दूसरे कुंडली में कैसे परिहार करेंगे। जितना मैंने बताया उतना परिहार कर सकते हैं, बाकी बात इसके बाद यदि किसी प्रमाणिक पुस्तक में आपको और भी परिहार मिले तो उसको भी देख सकते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूं यह बिल्कुल सिद्धांतिक और पारंपरिक के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है।
और बाकी आप लोग ज्योतिषी हैं, नई नई पुस्तक छपती रहती है, बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, उसको अध्ययन करके अनुभव में लाए और बहुत सारी चीजें होती हैं उसको घटित करें, कोई बात नहीं। अब बता रहा हूं, एक व्यक्ति मांगलिक हो और दूसरा व्यक्ति, अब शनि राहु की चर्चा कर रहे हैं, जो बताया जाता है कि शनि राहु यदि मंगल के साथ हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, लेकिन यह उसी की कुंडली में नहीं देखना है। जैसे मैंने कहा था ना, एक मांगलिक हो दूसरा मांगलिक ना हो तो भी दोनों का विवाह किया जा सकता है। तब ऐसी कौन सी स्थितियां बनती हैं जब दोनों विवाह हो सकता है, एक मांगलिक और दूसरा मांगलिक ना हो। मान लीजिए एक जातक मांगलिक है, मंगल यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, ये लग्न है, ठीक है, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। अब यह लग्न कुंडली से भी मांगलिक है और चंद्र कुंडली से भी मांगलिक है, ठीक है, यह जातक। अब इसका विवाह इस जातक से कर रहे हैं तो किया जा सकता है। यदि मान लीजिए मंगल यहां है, चंद्रमा यहां है, शनि यहां है, राहु यहां है, केतु यहां है, ठीक है, यह बालक है और यह कन्या है, इन दोनों का विवाह किया जा सकता है। जबकि बालक पूर्ण मांगलिक है और यह बालिका जो है कन्या, यह मांगलिक नहीं है, तो भी विवाह हो सकता है। अब ये क्यों हो सकता है बताइए, मैंने क्यों कहा कि इन दोनों का विवाह किया जा सकता है, जबकि एक मांगलिक नहीं है, दोनों मांगलिक हो तो ही विवाह हो सकता है, बता सकते हैं? अंशानुसार इसमें विशेष कुछ नहीं देखना है जितेंद्र जी। शनि और राहु के अनुसार से परिहार इस प्रकार से बताया जाएगा, उस प्रकार से जैसे हम लोग देखा करते थे उसी की कुंडली में, तो उस प्रकार से नहीं बताया जाएगा। इस प्रकार से जो अभी मैं बता रहा हूं शनि राहु का ही बता रहा हूं। देखिए मैं बताता हूं क्यों। हाँ, शनि सप्तम में बिल्कुल, इसको कैसे शनि राहु से परिहार हो सकता है, लेकिन तब हो सकता है जब दूसरे व्यक्ति के कुंडली के इसी भाव में शनि अथवा राहु बैठे हों। एक मांगलिक हो अर्थात एक जातक के कुंडली में मांगलिक दोष हो और दूसरे जातक के कुंडली मांगलिक ना हो, लेकिन इन्हीं भावों में से किसी भी भाव में यदि शनि अथवा राहु में से कोई भी एक भी बैठा हो, या तो दोनों बैठे हैं, यदि कोई एक भी बैठा हो दूसरे जातक की कुंडली के इसी भाव में 1 4 7 8 12 भाव में से किसी भाव में शनि अथवा राहु बैठे हो, मंगल भले ना बैठे हो, मंगल बैठे तो विवाह दोनों मांगलिक हो ही गए, तो विवाह हो ही सकता है। लेकिन यदि एक में मांगलिक हो दूसरे की कुंडली में मंगल ना हो, लेकिन 1 4 7 8 12 भाव में शनि अथवा राहु हो गए तो भी विवाह हो सकता है। यह कॉन्सेप्ट आया समझ में, नया मिला होगा, ये सभी लोगों के लिए नया होगा, भले बोलो ना बोलो। तो परिहार तब होगा जब दूसरे एक व्यक्ति मांगलिक है और अगला व्यक्ति जो है वह मांगलिक नहीं है, परंतु उनके इन्हीं भावों में से किसी भाव में शनि अथवा राहु बैठे हैं, तो उन दोनों का विवाह खुशी से हो सकता है। तब कोई भी कहेगा कि एक तो मांगलिक था दूसरा मांगलिक नहीं है तो ही विवाह कर दिया, तो वहां पर ये इसका कॉन्सेप्ट त्रिवेदी जैसे पूछ रहे थे कि शनि अथवा राहु से ही क्यों ना हो सकता है, तो हो सकता है, वो भी उतना ही प्रभाव दे रहे हैं जितना मांगलिक दे रहा है उतना ये भी दे रहे हैं। अब दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब नहीं करेगा तब जो भरना है करे, और फिर आप भी देखो मांगलिक ही मांगलिक क्या करोगे। हाँ, तो ये और सटीक हो जाएगा, ये बिल्कुल और सटीक हो गया, ये तो और बात हो गया। ये तो मैं बिल्कुल मोटा मोटी बता दिया, ऐसा हो तो होगा। जैसे मान लीजिए मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है और यदि चतुर्थ भाव में ही राहु हो तब तो और भी कट गया, तब तो पक्का ही कट गया, या चतुर्थ भाव में ही शनि हो, तो जहां बैठे थे मंगल वहीं बैठ जाए राहु अथवा शनि, तो बिल्कुल 100% मांगलिक दोष समाप्त।
और नहीं उस भाव में भले ना बैठे हो राहु अथवा शनि, लेकिन यदि अन्य भाव में, इन भाव में से किसी भी अन्य भाव में भी यदि शनि अथवा राहु बैठे तो भी कट जाएगा। अच्छा, मंगल ही था। नहीं, यहां कोई दृष्टि से नहीं चलेगा काम पवन जी, और आप लोग मिला लो, यहां दृष्टि से काम नहीं चलेगा। आप सोचो दृष्टि से चल जाए, नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। मांगलिक दोष कैसे कटेगा, उस जातक के अपने स्वयं की कुंडली से कैसे कटेगा और दूसरे की कुंडली से कैसे कटेगा, दोनों बात समझ में आ गई होगी आपको। और कुंडली जब मिलाते हैं तो वैसे बहुत कुछ देखा जाता है। मेन चीज ये देखा जाता है लग्नेश दोनों आपस में मित्र है कि नहीं है। यदि लग्नेश तो कुंडली मिलाया जाता है, वर और कन्या की जब कुंडली मिलान करते हैं, यही पॉइंट को नोट कर लीजिए, कुंडली मिलान हेडिंग डाल करके, वर कन्या का कुंडली मिलान जब करते हैं या अथवा दो पार्टनर का कुंडली मिलान करते हैं, वहां भी यह देख सकते हैं क्या कि दोनों के लग्नेश मित्र है कि नहीं। यदि दोनों के लग्नेश मित्र हो अथवा सम भी हो तो भी चलेगा। यदि दोनों के लग्नेश, ध्यान रखिएगा, हम राशि के स्वामी की बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों के लग्नेश की बात कर रहे हैं। यदि दोनों के लग्नेश मित्र है या सम है तो ठीक है, यदि दोनों के लग्नेश शत्रु है तो बिल्कुल अशुभ है, तो विवाह मिलान में कुंडली मिलान नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, यदि एक जातक के जो लग्नेश है वह वही राशि उस जातक के कुंडली में अष्टम भाव में है तो बिल्कुल ही नहीं विवाह करना चाहिए दोनों का। ये बात समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये वाला लग्नेश अष्टमेश वाला। कुंडली मिलान में यदि एक का लग्नेश हो एक का अष्टमेश हो तो उन दोनों का कुंडली मिलान बिल्कुल सिरे से नकार देना चाहिए, पहली बात। तो जितेंद्र जी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या मंगल 4 भाव में 12 अंश का हो और गुरु 4 भाव में 7 अंश के हो तो ही मांगलिक होगा क्या? नहीं होगा। एक साथ एक राशि में बैठे हैं, वो भी 4-5 अंश के ही दूरी में है, एक 12 अंश के 7 अंश के, तो नहीं होगा। गुरु बैठ गए ना, प्रभाव कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। देखिए, हम कुंडली मिलान के बारे में बताए, 2 पॉइंट बताए कि वर और कन्या का अथवा 2 पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, या आप रूममेट को ले लीजिए, यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं हॉस्टल में तो रूममेट को भी ले सकते हैं, या अपने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी ले लीजिएगा, ठीक है। यदि दोनों के लग्नेश है तो बड़ा अच्छा रहेगा, दोनों एक दूसरे को समझेंगे, मित्र है दोनों के लग्नेश। तो यदि एक के लग्नेश दूसरे के अष्टमेश है तो समझ लीजिए कि आप दोनों का आपसी संबंध मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला है, बहुत ही अशुभ है। तो ऐसे विवाह नहीं करनी चाहिए। यदि लग्नेश और अष्टमेश दोनों के एक दूसरे, एक के लग्नेश हो एक दूसरे के अष्टमेश हो तो बहुत अच्छा। लड़की के लग्नेश या लग्न जाल तत्व का हो और लड़के के अगर, हाँ बिल्कुल, तत्व पे भी बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। लग्नेश या लग्न अग्नि तत्व के का हो उसे भी मिलना चाहिए। अब दोनों अग्नि तत्व जल तत्व दोनों आपस में शत्रु हैं तो वहां भी देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, यहां तो नहीं है, एग्जाम्पल देता हूं। जैसे ये बालक है, कुंडली दिख रही है आप लोगों को, छोटी तो नहीं बन गई ज्यादा, नीचे कुंडली बना रखे। अब यहाँ क्या है, अष्टम। अब एक कन्या जो है यह मिथुन लग्न की है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। गणेश जी, ये कन्या है मिथुन लग्न की और ये वर है, ये लड़का है, इसका जो मिथुन राशि है वह अष्टम भाव में पड़ा हुआ है और कन्या क्या है, मिथुन लग्न की है। तो इन दोनों की आपस में विवाह का योग नहीं बना। जैसे यह कन्या है और वर हो जाए मीन लग्न का, जबकि लग्नेश और दोनों लग्नेश मित्र होंगे फिर भी विवाह का योग नहीं बनेगा, कुंडली नहीं मिलान हुआ। 7, 8, 9, 10, 11
आगे बात समझ में गणेश जी? धोखा देते हैं और क्या, मित्र ज्यादा धोखा देते हैं, अपने ही तो धोखा देते हैं महाराज। यदि मंगल को गुरु और राहु देखे तो सम हो जाएगा, गुरु देखेंगे शुभ होगा, राहु देखेंगे तो शुभ होगा, सम हो जाएगा दोनों। संदीप जी, तो कुंडली मिलान के बारे में भी आज हम चर्चा कर ही लिए। अच्छा, और भी देखा जाता है, जैसे कमी कैसे देखी जाती है, जैसे आप, अब थोड़ा सा चर्चा में सुनना है इसको, लेकिन नोट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप लड़की के तरफ से हैं, ध्यान देंगे, आप यदि लड़की के तरफ से हैं तो इसको तो एक कॉमन बात है, इसे देखना ही देखना है सब कुछ अच्छा के लिए। लेकिन लड़की के तरफ से है तो लड़का का कुंडली आप देखिए कि वह लड़का, पहली बात तो आयु कितनी है, आयु में अल्पायु तो नहीं है सबसे पहले। दूसरा, लड़का नपुंसक तो नहीं है, 2 पॉइंट विशेष देखा जाएगा। धनवन तो बाद की बात है, यह 2 पॉइंट यदि उसके कुंडली में ठीक ठाक है तो विवाह किया जा सकता है। अब यदि आप लड़के के तरफ से हैं तो पहले तो ये बात कॉमन मिला लेना है, लग्नेश अष्टमेश वाला सिस्टम। फिर क्या देखना है कि जो लड़की है, आपका लड़का जैसा है वैसा आपको विवाह करना है, तो और तो जो कमी है सो है ही, उसको तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। लड़की जो है, कन्या आ रही है, सबसे पहली बात वह संतान उत्पत्ति करने वाली है या नहीं है, संतान से संबंधित पंचम भाव सप्तम भाव की स्थिति खराब तो नहीं है। यदि दोनों स्थिति ठीक है, ठीक है, और उसके कुंडली में वैधव्य योग तो नहीं बना है, विधवा योग अर्थात आए तो इस लड़के के लिए हानिकारक हो, तो आप जिसके तरफ से हैं उसके तरफ के अनुसार से आप देखेंगे विशेष कुंडली। बाकी ये कॉमन है, आप किसी के तरफ से हैं, दोनों का सामंजस्य देखना ये तो कॉमन चीज है, ये तो देखना ही देखना है। वो हम चर्चा करेंगे अगली कक्षा में, किसी कक्षा में, अभी इसमें इतना ही रखेंगे। अब आज जो चर्चा करेंगे अब उपाय के बारे में, लड़का यदि मांगलिक हो, लड़की मांगलिक नहीं हो तो क्या उपाय करना चाहिए, समझेंगे बात को। लड़का मांगलिक हो और लड़की मांगलिक ना हो, स्थिति परिस्थिति अनुकूल आपको कुंडली लग करके नहीं दिख रहा है कि विवाह किया जा सकता है, परंतु विवाह करना अत्यंत आवश्यक, वो कहता हो कि तुम नहीं तो हम नहीं, ऐसी स्थिति हो तो उपाय है इसके लिए कि लड़का का विवाह पहले अर्क विवाह कर देना चाहिए, उसके बाद उस कन्या से विवाह करना चाहिए जो कन्या मांगलिक नहीं है, और जिससे वो कन्या भी और लड़का भी तत्पर है कि तुम नहीं तो कोई नहीं, तुम हमारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे थे। तो पहला, लड़का मांगलिक हो, लड़का मांगलिक हो, कन्या मांगलिक ना हो, तो उस कन्या से विवाह से पहले उस लड़के का अर्क विवाह कर देना चाहिए। यह विवाह किसी एकांत स्थान पर होना चाहिए जहां मात्र माता पिता वर तथा ब्राह्मण हो, बस और कोई नहीं रहेगा विवाह में। ये तो लड़का का वो हो गया, अब कन्या का समझेंगे। शालिग्राम विवाह नहीं होता महाराज, एक किसी ने कहा था कि शालिग्राम जैसे कर देने के लिए, धर्म सिंधु निर्णय सिंधु आदि में जो बताया गया है मैं बता रहा हूं आपको।
लिख लिए सभी लोग? बताते जाइए जो जो लिख लिए। भैया मेरा चार्जर लिया ना, लुल होने वाला मोबाइल मेरा। लिया जल्दी, 1% है। देख लो बाहर जाकर पूछ लो। अर्क विवाह क्या है? अर्क मतलब अकौवा, अकौवा मतलब जो सूर्य को जो हवन करते हैं, सूर्य का हवन, तो आंख होता है, क्या कहते हैं आपके यहाँ, मदार, आंख, यही सब नाम है उसका। उसके पेड़ से विवाह होता है। उसका विधि विधान अब पंडित ही विशेष करके जाने, हम तो उतना जानते नहीं। विवाह करवाए हैं लेकिन जानते नहीं ज्यादा, देख दाख करके इधर उधर करके करवा दिए। हाँ, सूर्य समधा मदार। और अगर शादी हो चुकी हो तब कोई उपाय, कुछ उपाय नहीं है, फिर तो राम राम रटिए, कुछ दूसरा उपाय नहीं। ऊपर होगा, देखो ऊपर। हाँ हाँ, नहीं बीच में मदार। चलिए अब कन्या का, यदि कन्या मांगलिक हो, वर मांगलिक ना हो और विवाह करना जरूरी हो, और विवाह करना जरूरी हो, तो उस कन्या का विवाह पहले विष्णु भगवान के स्वर्ण प्रतिमा से अथवा कुंभ अर्थात कलश, कुंभ मतलब कलश होता है, घड़े से विवाह करके उस वर से विवाह करें तो शुभ रहेगा। इसके अलावा जितनी बातें जो चर्चा है सब उसको नहीं करना है, मात्र 2 ही काम करना है, या तो स्वर्ण प्रतिमा से, नहीं तो कुंभ विवाह करना है। कुंभ विवाह जब करते हैं तो स्वर्ण प्रतिमा उस पर रख लिया जाता है, ठीक है यार, यहाँ तो जगह ही नहीं है। कौन वही सिस्टम नहीं, चलो कोई बात। समझे महाराज? 2 ही उपाय है, इसके अलावा शालिग्राम से नहीं करना चाहिए। अरे रुक जा, बिल्कुल करंट बिल 10 पे ही बंद करेंगे। नहीं, शिव जी से ही विवाह भी नहीं करना चाहिए, प्रचलित से क्या चलेगा, ऐसे थोड़ी ना। 2 ही चीज है, विष्णु भगवान के स्वर्ण के प्रतिमा से, बाद में इसको प्रवाहित या पंडित जी ले भागते हैं, और दूसरा कुंभ विवाह, इसको प्रवाहित किया जाता है, नष्ट किया जाता है। और अर्घ विवाह जब होता है तो अर्घ के पौधे को भी नष्ट किया जाता है, ठीक है। अब वो तो पैडमैन था अक्षय कुमार को, उसने भैंसी से विवाह कर लिया, कहीं कुतिया से विवाह कर देगा, तो ये सब तो मनगढ़ंत बातें हैं ना। पेड़ से विवाह कर देते हैं, पीपल के वृक्ष से। फिर दिवाते हैं कन्या का, पीपल वृक्ष से हमने कहीं कहीं सुना है, पढ़ा नहीं है, सुना है अच्छे अच्छे लोगों के मुंह से, लेकिन मेन जो हमने पढ़ा है वो यही है, या कुंभ विवाह नहीं तो स्वर्ण के प्रतिमा से। हाँ, पीपल वृक्ष से सुना। कॉस्टली तो हो जाएगी, लेकिन क्या करें, जो बात है। लेकिन कुंभ विवाह को स्वर्ण प्रतिमा मत करिए, कुंभ विवाह कर दीजिए। कुत्ते हाँ करते, सही कह रहे हैं आप। हाँ, ये तो प्रचलित जो भी हो, जिसे मंगल महादेव पूजन करें वो ठीक है।
लेकिन जो शास्त्रोक्त बातें वो मैंने आपको बताया। फिर विसर्जन भी करना है, नहीं वो पंडित जी ले जाएंगे जो पूजा कराएंगे। अच्छा जी, हो सकता है मांगलिक होंगी तो। ऐश्वर्या राय बच्चन। विवाह के बाद नरसिंह कवच का धारण, नरसिंह भगवान जो है वो मंगल के इष्ट माने जाते हैं, इसलिए नरसिंह कवच भी धारण करें। देखिए कवच तो ऐसा है कि किसी के लिए धारण करिए अच्छा रहेगा। नरसिंह कवच, नारायण कवच, ये दोनों कवच ऐसा है कि जातक यदि कोई परेशान हो और उसको बढ़िया लिख करके समय से शुद्ध समय पे और थोड़ा सिद्ध विद्ध करके धारण करता है तो बहुत सारे कष्ट निवारण होते हैं। ये तो बिल्कुल हमने प्रत्यक्ष देखा है। नारायण कवच और नरसिंह कवच दोनों। वाराणसी में तो बहुत पूजा हुई थी। अच्छा जी, उसमें हम बच्चे होंगे, हम देखे। कौन से साल में शादी हुआ है इनका, ऐश्वर्या राय का? हम छोटे रहे होंगे, नहीं देखे होंगे। हम वाराणसी में रहे हैं 2016 और 17। वह देखो 2008 में तो फिर हम ऐसे पहुंचते हो गए स्कूल में, स्कूल ड्रेस पहन करके। देखो इनको सब पता है, 2007 के 20 अप्रैल में हुआ। सब ऐश्वर्या राय के फैन है सब। उमेश मिश्रा जी को भी सब पता है। कहा मिश्रा जी? क्या मांगलिक का समाधान केवल विवाह से ही है, इसका और कोई प्रभाव नहीं है? मांगलिक दोष जिस जातक हो, जातक चिड़चिड़ा होता है, साहसी होता है, पराक्रमी होता है, क्रोधी होता है तथा दाम्पत्य जीवन में परेशानी होता है। और यदि मंगल अच्छे स्थिति में है तो जातक अपने प्रभाव से धन भी कमाता है। अशुभ ही केवल नहीं है, केवल दाम्पत्य जीवन में अशुभता देता है क्योंकि जातक क्रोधी होता है, ज्यादा ही साहसी होता है। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि कोई मांगलिक है जातक तो उसके अंदर जो तेज होगा, जो स्फूर्ति होगी वो ज्यादा होगी। नारायण कवच पढ़ना चाहिए हमें, ऐसा कोई गुण नहीं है। नारायण कवच पढ़ना चाहिए, गुण नहीं मतलब? नारायण कवच पढ़ना नहीं आता है? अच्छा, मंगल वाले गुण। अच्छा, साहसी होता है। कोई बात नहीं, साहसी नहीं है तो हो जाएंगे। हमारा मुबारक गया खत्म हो, आपका जो भी कमेंट है सब समाप्त हो गया। तब आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय करिए, क्योंकि